शिक्षा का संबंध केवल बाजार और नौकरी से नहीं होता। अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा कि ये बहुत गलत धारणा है। जिस तरह के पाठ्यक्रम की आप बात कर रहे हैं उसमें आपने रिलीजियस स्टडीज़ की भी बात की है, उसका क्या महत्व है? तो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम धारा है अध्यात्म की, चाहे क्रिश्चियन है, इनके बारे में बताया जाना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉलोनाइज कर लिया था। मैकॉले की छाया हमारे शिक्षा पाठ्यक्रमों पाठ्यपुस्तकों पर थी, उसको हटाने का काम विगत कई दशकों से हुआ ही नहीं है। प्रधान दायित्व 50-60 साल जिन्होंने इस देश पर राज किया, उनका निश्चित रूप में है। नमस्कार, TV9 डिजिटल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आज हम बात करेंगे ICCR के चेयरमैन विनय सहस्रबुद्धे जी से। वो संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं जिन्होंने देश के पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, कैसे हैं, किस तरह के उसमें बदलाव होने चाहिए, किस तरह के सुझाव हैं, उन पे काम किया, बाकायदा एक रिपोर्ट भी निकाली। तो विनय जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने सिलेबस पे काम किया आपकी समिति में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, मोटा मोटी बात निकली क्या और बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, संसद की जो शिक्षा संबंधी स्थायी समिति है, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व इन दिनों मेरे पास है, तो हमने ये सोचा कि पाठ्य पुस्तकों के आशय, कंटेंट और उनके प्रस्तुतिकरण, उनका प्रेजेंटेशन, इन सबों में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में कई लोगों ने हमें आग्रह किया था कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। तो सभी सदस्यों ने मिलकर ये तय किया कि इस विषय की चर्चा हम करते हैं और लगभग 4-5 महीने हमारा ये काम चला। कई लोगों ने सामने आकर गवाही दी, आपने अपने विचार रखे, कई तज्ञों से हमने बातचीत की। इस पूरे मंथन से जो निकल आ रहा है, मुख्य रूप में 2-3 बातें हैं। एक तो हमारा काम पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के बारे में है, मगर विषय वस्तु का संबंध पाठ्यक्रम से स्वाभाविक रूप में आता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम पाठ्यक्रम की भी चर्चा जरूर किए हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे इतिहास के पाठ्य पुस्तकों के बारे में कि विभिन्न जो इतिहास के कालांश होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो उनको डिस्प्रपोर्शनेटली कभी कभी महत्व दिया जाता है। पुरानी बातों को ज़्यादा बताया नहीं जाता। अभी अभी के जिसको मध्ययुगीन इतिहास कहते हैं, उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। फिर उस चर्चा में भी जो हमारे रीजनल लीडर्स हैं, अभी हमने देखा होगा जब बिरसा मुंडा जी का जन्मदिवस जनजाति दिवस के रूप में हमने मनाया, मगर बिरसा मुंडा कोई अकेले तो नहीं थे। उनके साथ एक बहुत सारी एक टोली थी एक दृष्टि से कि जो जनजातीय नेता स्वाधीनता के संग्राम में अग्रसर रहे। टंट्या भिल्ल का नाम लिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे महाराष्ट्र में नंदुरबार में वो आदिवासी नहीं थे, मगर एक युवा था शिरीष कुमार, जिसने अपनी जान न्योछावर कर दी। उधर कनकलता डेका, जो आसाम की एक बड़ी वीर कन्या मैं उनको कहूँगा, उन्होंने भी अपनी जान हथेली पर लेकर स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इनका कहीं जिक्र नहीं आता, पता नहीं चलता हमको। अगर इतिहास पुरुषों की हम बात करें तो जितना हमें मध्ययुगीन इतिहास में विशेष रूप में मुग़ल राजा महाराजा उनकी परंपरा के बारे में बताया जाता है, उतना हमारे चोल राजाओं ने, जिनके कारण भारतीय संस्कृति का फैलाव सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक हुआ, हमें बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया नहीं जाता। विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्क, या फिर अगर हम लाचित बरफुकान की बात करें, हमें बताया नहीं जाता। अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के लगभग बीचों बीच शंकराचार्य की पहाड़ी है एक, तो शंकराचार्य जी वहाँ कब गए, कहाँ गए, हमें बताया नहीं जाता। उड़ीसा की इतनी बड़ी परंपरा है, सम्राट अशोक से लेकर कलिंग का राज्य है, बाकी सारी बातें हैं, बताया नहीं जाता। तो ये जो विपरीतता है, इसको दूर करना, एक संतुलित और समावेशी इस पद्धति का पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से लोगों छात्रों के सामने आना, ये हमने पहली बात कही है। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि हमारे देश के अंदर जो विभिन्न रीजन्स हैं, दक्षिण भारत है या पूर्वोत्तर भारत है, इनके इतिहास को और वहाँ की जो भी संस्कृति है, धाराएं हैं, उनका भी बहुत अच्छे तरीके से समावेश करना चाहिए। लोकल
वोकल फॉर लोकल की बात हम करते हैं, मगर लोकल का समावेश अगर पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में नहीं रहेगा तो हमारे स्थानीय परिवेश से ही हमारा नाता जितना सघन होना चाहिए नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए विनय जी कि जिस तरह के पाठ्यक्रम की आप बात कर रहे हैं उसमें आपने रिलीजियस स्टडीज़ की भी बात की है, उसका क्या महत्व है? क्योंकि आपके वैचारिक प्रतिरोध में जो लोग हैं वो बोलेंगे इसका बाजार और नौकरियों से क्या लेना देना है। देखिए, शिक्षा का संबंध केवल बाजार और नौकरी से नहीं होता। अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा कि ये बहुत गलत धारणा है। शिक्षा जीवन दृष्टि देने के लिए होती है, केवल एम्प्लॉयमेंट के ओरिएंटेड ऐसा उस पद्धति की शिक्षा का भी स्वागत है, वो करना चाहिए, मगर कुल मिलाकर एजुकेशन का जो पर्पज़ है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो केवल जीवन यापन नहीं है, उससे कई अधिक बढ़कर है। और इसलिए जब विदेशों में भी रिलीजियस स्टडीज़ नाम के डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में है, भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अटल जी की सरकार थी उसी समय अपना एक बहुत विस्तृत रूलिंग दिया है जिसमें ये कहा है कि हमारे भारत के अंदर जितनी आध्यात्मिक धाराएं हैं, जितने सारे रिलीजन्स हैं, उनके बारे में बताया जाना चाहिए विस्तार से। इस्लाम क्या है बताया जाना चाहिए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने एक बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि हमें पता नहीं होता तो मुहर्रम के बारे में भी हम शुभकामना देते हैं, यद्यपि मुहर्रम उस टाइप का उत्सव नहीं है कि जिसकी शुभ, वो तो एक गमी का है या एक मैं कहूँगा कि एक आत्मावलोकन का वो अवसर है, मगर हम करते हैं। तो इस पद्धति से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हर त्यौहार का क्या महत्व है, उसका क्या संबंध है, तो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम धारा है आध्यात्म की, चाहे क्रिश्चियन है, इनके बारे में बताया जाना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? आपकी इस समिति में इस बात का भी जिक्र आया था कि जो लोकल हिस्ट्रीज हैं वो पढ़ाई जानी चाहिए, जैसे जाट हिस्ट्री है, गुर्जर हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राथमिक संबंध कहाँ से आता है? देखिए, बहुत पुरानी एक डिबेट है कि आइडेंटिटी क्या है। एक ज़माना था कि ये अस्मिता और आइडेंटिटी के विषय को एक प्राइमोर्डियल यानी पाशवी भावना से जोड़ा जाता था। अब ऐसा नहीं है। दुनिया के सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि अस्मिता या आइडेंटिटी का एक बड़ा भारी महत्व होता है, और इसलिए पहले जो मेल्टिंग पॉट शब्द का प्रयोग जर्नलिस्ट करते थे, आज उसकी जगह सलाड बाउल नाम की थियरी आ गई है। तो ये जो समावेशी हमारा दृष्टिकोण है, जो भारत की मूल धारा ही है, हमारी विविधता भी हमारी एकता का विविधांगी रूप है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए जो लोकल इतिहास है उसका भी कुछ समावेश हमारे पाठ्यक्रम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकल धाराओं से हमें पहले जुड़ना होता है। हम कहते हैं विश्व बंधुत्व की बात, मगर जन्मे व्यक्ति और वो एकदम पहली कक्षा में विश्व का नागरिक नहीं बनता ना, वो तो एक क्रमशः होता है। तो ऐसी स्थिति में पहले उसको अपने शहर का नागरिक होना होता है, जिले से अपना भावनिक जुड़ाव बनाना पड़ता है, फिर प्रदेश से, अपनी भाषा से, फिर धीरे धीरे पूरे देश से, और बाद में विश्व। आपको लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉलोनाइज कर लिया था? केवल उनसे जुड़े ही लोग, उनसे जुड़े ही आइकन्स पे चर्चा होती थी? मैं बहुत दलगत दृष्टि से इस विषय की ओर नहीं देखूंगा, मगर इतना मैं जरूर कहूँगा कि स्वाधीनता के बाद जो मैकॉले की छाया हमारे शिक्षा पाठ्यक्रमों पाठ्यपुस्तकों पर थी, उसको हटाने का काम विगत कई दशकों से हुआ ही नहीं है, और उसके लिए निश्चित रूप में प्रधान दायित्व उस समय लगभग 50-60 साल जिन्होंने इस देश पर राज किया, उनका निश्चित रूप में है। हम मैकॉले से छुटकारा चाहते थे, मगर वो हुआ नहीं। मैकॉले के कारण आज अगर हम देखते हैं कि स्थानीय भाषा को उतनी वरीयता नहीं मिल रही। हमारे महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो मराठी स्कूल्स में कोई आना नहीं चाहता, हर कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में चला जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंग्रेजी की वरीयता, अंग्रेजी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजी बोलने वाले हमारे देश के नागरिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, भाषा से मित्रता होनी चाहिए, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मदर टंग। आप कह रहे हैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मदर टंग, लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगा, लोग वही भाषा सीखते हैं जहाँ उनको नौकरी मिलती है। एक वक्त था लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, अब वक्त है कि लोग स्पेनिश और मैंडरिन सीखते हैं। नहीं, बात सही है, इसलिए अन्य भाषाएं भी जरूर सीखिए, मगर आपका जो कनेक्ट है, देखिए भाषा ये संस्कृति का संवाहक होती है। अगर मान लीजिए शेक्सपियर के नाटक का जो वाक्य है, लेडी प्रोटेस्ट टू मच, ये मुझे कब पता चलेगा? जब मुझे पूरा इतिहास ध्यान में आएगा। नहीं तो लेडी प्रोटेस्ट टू मच का मुहावरा अगर कल को किसी एडिटोरियल में आया तो मैं संदेह करता जाऊंगा कि ये लेडी कौन है, कौन सी लेडी प्रोटेस्ट कर रही है।
ये देश के अंदर की कोई राजनीतिक लेडी है या बाहर की लेडी है, कौन लेडी है मुझे पता ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इतिहास से मेरा नाता ही नहीं है। तो हमारे मुहावरे, हमारे यहाँ की कहावतें, ये इस संस्कृति के संवाहक होती है। इसलिए आपको अपनी मातृभाषा से, अपनी प्रादेशिक भाषा से, अपनी राष्ट्रीय जो एक समन्वय की भाषा है उससे आपको नाता तोड़ने की अनुमति मुझे लगता है कि परिस्थिति देती नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो सारी चेंजेस की बात है उसमें दो चीज़ निकल के आई हैं। एक तो आप लोगों ने जिक्र किया है नालंदा और तक्षशिला मॉडल का, और दूसरा जिक्र आया बस्तों को लेके महाराष्ट्र मॉडल का। ज़रा दोनों के बारे में बताइए। देखिए, नालंदा तक्षशिला मॉडल की विशेषता, ये भारतीय विचार जो है, शिक्षा का मूल विचार, उसके साथ जुड़ता है। अगर नालंदा तक्षशिला के वर्णन हम पढ़ेंगे तो क्या दिखता है कि ऐसा था कि एक गुरु और उसके इर्द गिर्द 15-20 शिष्यों की एक टोली, इस पद्धति से पठन पाठन का काम चलता ये था। तो लोग बोलेंगे पीएचडी भी ऐसे ही होती है। नहीं, ऐसी नहीं होती, केवल पीएचडी होती है। हमारा तो कहना है कि ये जो मॉडल है जिसमें टीचर टॉट रिलेशनशिप, छात्र अध्यापक संबंधों को बहुत महत्व दिया गया है, ये महत्व दिया जाना चाहिए, इतना ही उसका सीमित। अभी ये व्यावहारिक कैसे होगा देखना पड़ेगा, मगर इस महत्व को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात, जहाँ तक महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा है, जब वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, तब वहाँ के उस समय के शिक्षा मंत्री ने एक बहुत अनूठा प्रयोग किया जो आज भी जारी है, कि अगर पाठ्य पुस्तकों का जो बोझ हमारे मतलब स्कूल बैग में होता है उसको अगर कम करना है तो 10 पाठ्य पुस्तक या 5 पाठ्य पुस्तक ले जाने की ज़रूरत नहीं। आपको हर पाठ्य पुस्तक का वो अंश इकट्ठा करके एक पाठ्य पुस्तक बनाया जाता है जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथमेटिक्स भी है, लैंग्वेज भी है और साइंस भी है। तो जो पहले 3 महीने का है उसका एक पाठ्य पुस्तक, बाकी 3 महीने का फिर और 3 महीने का तीसरा, ऐसे केवल 4 पाठ्य पुस्तकों में पूरा सिलेबस आपका कवर होता है। आज जो डिसेंट्रलाइज पद्धति से हर विषय का एक समग्र पाठ्य पुस्तक जो मुझे साल भर पढ़ना है, ले जाने की एक मजबूरी निर्माण होती है, उस मजबूरी से ये छुटकारा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए विनय जी, सुझाव कैसे आया? सुनने में आया 20,000 सुझाव आए थे आप लोगों के पास। बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया और ईमेल्स बहुत अच्छे तरीके से आए। यहाँ तक कि एक छात्र ने भी हमें हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। वैसे तो समिति चाहती थी, क्योंकि समिति का काम है कि हर कोई स्टेक होल्डर समुदाय जो है उसके साथ हम चर्चा करें। हम शिक्षकों को मिले, वाइस चांसलर को मिले, यूजीसी को मिले, एनसीईआरटी के अधिकारियों को मिले, मगर छात्रों को मिलना संभव नहीं हो पाया क्योंकि विद्यालय बंद थे कोरोना के कारण। तो एक विद्यार्थी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे संसदीय समितियों के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि हमने एक छात्र को बाकायदा वहाँ पर पाचारण किया, उसकी बात सुनी, जिसने इतिहास के पाठ्यपुस्तक में एनसीईआरटी के किस पद्धति की विकृतियाँ है, किस पद्धति का असंतुलन है, इस पर अपनी भूमिका जो है बहुत तरीके से रखी। लेकिन इसको आप रिविजनिज्म बोलेंगे इस प्रोसेस को, या बोलेंगे कि कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ चीज़ों को नए परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, या आपको ये लगता है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आइकन्स, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में नोइंग लोकल सब्जेक्ट्स, इन अ वे आई वुड से इट इज़ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिकग्निशन। जो रिकग्निशन इतिहास ने देनी चाहिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज को, लाचित बरफुकन को, पृथ्वीराज चौहान को, या राजेंद्र राजा चोला को, या विजयनगर के कृष्णदेव राय को समान ही देनी चाहिए। उनका कर्तृत्व समान है लगभग, क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमारी केवल भूमिका इतनी है। सो इट इज़ एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये जनतांत्रिकीकरण है राष्ट्रीय मान्यता का, और वो हम करना चाहते हैं। और आखिर में एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप आईसीसीआर आप देखते हैं, आप उसे चला रहे हैं। आपने रिव्यू कराया था टेक्स्ट बुक्स का जो बाहर पढ़ाई जाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, इंडियन थॉट के ऊपर, क्या पता लगा उससे? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हम पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ते हैं ना 7वीं 8वीं कक्षा में, वो जिंदगी भर ध्यान में रहता है। आज भी मुझे रटा रटाया वो ध्यान में है कि नाइल नदी पूर्व से पश्चिम बहती है, पश्चिम से पूरब बहती है, जो भी होगा। ये क्यों ध्यान में है? क्योंकि हमने इजिप्ट का थोड़ा बहुत होगा मगर इतिहास पढ़ा था, भूगोल समझा था।
तो ऐसी स्थिति में भारत के बारे में जैसे अकबर के नौरत्न, बिल्कुल विश्व के पाठ्य पुस्तक क्या बताते हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, इसका आकलन होना बहुत जरूरी है। और मुझे प्रसन्नता है कि 70 साल के इस संस्था के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रयोग हमने किया, और हमारे जितने सारे हाई कमीशंस है, उच्चायुक्त है और एम्बेसडर्स है, उन लोगों ने अपने अपने देश से वो पूरा सामग्री इकट्ठा करके उस पर अपनी टिप्पणियाँ हमें भेज दी। अब हम देखिए, उन पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन करना बड़ी बात है, वो आसानी से संभव नहीं है, उसके लिए जो कोशिश करनी करेंगे। मगर अब हम, जैसे मैं उज़्बेकिस्तान गया था, वहाँ पर छात्रों को हमने अमर चित्रकथा की किताबें या इस टाइप की जो कॉमिक के आधार पर इतिहास बताने वाली किताबें हैं, क्या उज़्बेक लैंग्वेज में हम प्रस्तुत कर पाएंगे उनको, इसकी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर हम करेंगे, अगर हम एक लंबी लकीर खींचेंगे सही और वास्तविक जानकारी की, तो जो गलत जानकारियाँ दी जा रही है उनका प्रभाव शायद कम हो पाएगा। विनय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे बता रहे थे कि 20,000 से ज़्यादा सुझाव आए, और उनका मानना है कि जिस तरह के बदलाव की चर्चा उनकी समिति में हुई और जिस तरीके से विषयों को देखा, ये एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि देश की परंपराओं में चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे वो आधुनिक भारत हो, कई सारी आवाज़ें, कई सारी शख्सियतों, कई सारे व्यक्तित्वों ने एक साथ काम किया। तो ये थी हमारी खास पेशकश TV9 डिजिटल के लिए। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।